मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान से बाहर ज़िंदगी गुज़ार सकूँगा और फिर किस तरह पहले मैंने सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई किया, वो नहीं लगा, फिर मैंने दुबई का अप्लाई किया, वो नहीं लगा और यूके का भी अप्लाई किया, वो भी नहीं लगा। फिर करते-कराते आज मैं किस तरह इटली पहुँचा हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम गुलफाम अली है और मैं पिछले तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे इटली में रहते हुए। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इटली की मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। जैसे अपने पाकिस्तानी कौन सा काम करते हैं, कौन से काम की कितनी सैलरी है, या इटली का कल्चर, इनके गाँव देहात में दिखाता रहता हूँ। तकरीबन 350 वीडियोज़ मेरी होने वाली हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो जाके मेरे चैनल को विजिट करें। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी प्रॉपर वीडियो की तरफ। दोस्तों यकीन माने, मैंने कभी नहीं था सोचा कि मैं पाकिस्तान से बाहर रह भी सकूंगा। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं अपने घर से पहली दफा 8 दिन के लिए जब मैं अपने घर से बाहर रहा हूँ तो सियालकोट से मैं समड़ियाल रहा हूँ। मेरी खाला का घर मैं गया था उधर, उनका घर बन रहा था तो उधर थोड़ी बहुत हेल्प करवानी थी, तो मैं 8 दिन के लिए गया था। और जब मैं वापस आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी में पाकिस्तान या अपने घर से बाहर मैं जा ही नहीं सकता, पाकिस्तानी अपने घर से बाहर मैं रह ही नहीं सकता। तो करते कराते जनाब कुछ इस तरह हुआ। मैं आपको एक दो स्टोरीज और मैं सुनाता हूँ आपको अपनी। मैं अपने घर में लड़ के ना समझ लें कि मैं मतलब चला गया एक दफा कराची कि मैं ना अब कुछ बन के आऊंगा। यकीन माने, जैसे फिल्मों में नहीं होता, बंदा फिल्म देख लेता है, उधर भी हीरो कुछ इस तरह ही करते हैं, घर से भाग जाते हैं, फिर 15-20 साल 10-12 साल बाद कुछ ना कुछ बन के आ जाते हैं। तो मैं भी पहली दफा ना, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो साल, तकरीबन 2008 के आसपास का कोई साल था, 8 या 7 कुछ इस तरह। तो मैं भी घर से ना, मैं मतलब चला गया कराची बाई ट्रेन। 24 घंटे, 24 से 25 घंटे मुझे ट्रेन में लगे कराची पहुंचते हुए, और 2 रातें मैंने उधर गुजारी और फिर वापस घर सियालकोट। अच्छा, फिर 6-7 महीने बाद फिर इसी तरह मैंने किया। फिर मैं एक दफा कराची गया और इसी तरह 24-25 घंटे मुझे लगे। और उस दफा मैं एक ही दिन रहा और दूसरे दिन मैं फिर वापस, मतलब दिल लगता ही नहीं था। हालांकि कराची बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा और बड़ा जबरदस्त शहर है, पर मतलब मुझे नींद ही नहीं थी आती। मैं देखता था, मैंने कहा यार मैं किधर आ गया हूँ, मतलब बिल्कुल दिल नहीं था लगता। और मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि मैं सोचता था कि यार मैं बड़ा निकम्मा सा बंदा हूँ, मैं तो अपने घर से बाहर रह ही नहीं सकता। लोग, मेरे दोस्त थे, वो अपनी नानी के घर 3-3 महीने ही जो छुट्टियां होती थी स्कूल की, वो चले जाते थे। फिर कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार थे वो शहर के आसपास ही, शहर में रहते हैं हमारे ना। तो खाला हो गई, नानी होगी, सारे उधर ही रहते थे। तो मतलब कभी जाना ही नहीं हुआ। और दूसरा ये कि जो लोग घूमने जाते हैं कभी नारायण कागान, इन साइड पे 2-2 3 दिन, 4-4 दिन के लिए, कभी मैं गया ही नहीं हूँ। मैं सीधा आपको बताऊं, इतने पैसे ही नहीं होते थे कि बंदा जा सके। तो बाहर का मेरा प्रोग्राम इस तरह हुआ कि मेरे कुछ अजीज हैं, वो सऊदी अरब होते थे। तो उन्होंने फिर बोला कि हमारे घर वालों को कि इसको ना हम बाहर बुला लेते हैं, तो आप इसको ना जो प्लम्बर का काम होता है वो सिखाएं। तो जनाब मैं प्लम्बर का काम, पहले मैं हौजरी का काम करता था, मुझे थोड़ी देरी हुई थी, तो उसके बाद फिर मैं प्लम्बर का काम सीखना शुरू कर दिया। तकरीबन 8-9 माह मैंने शागिर्दी की, मैंने काम सीखा। और फिर ये हुआ कि मेरा मतलब सऊदीया का काम ही नहीं बना। सही है। अब मैं अपने आसपास दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले वालों को, सबको पता था कि ये प्लम्बर का काम सीख रहा है, इसने सऊदी अरब जाना है। जैसे होता है हर दूसरे दिन बंदा जो मिले मुझे, तूने कब जाना है जी बाहर, तूने कब जाना है। मैं तंग आ गया, यकीन मानो। मैंने कहा यार सऊदी अरब का काम बना नहीं है तो अब क्या करूं मैं। तो उसके बाद जनाब मेरा एक दोस्त थे, वो दुबई में नए नए गए थे उस टाइम ना। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार मैंने बाहर आना है तो मेरे लिए कुछ करो ना। तो
उन्होंने जनाब हामी भर ली और 1 लाख रुपया ले लिया मेरे से एडवांस पहले ही ना। तो करते कराते 1 साल उन्होंने 1 लाख रुपया रखा और उन्होंने भी मुझे वीज़ा शीज़ा कोई नहीं दिया। पता ही नहीं था होता यार कि क्या सिस्टम होता है। इससे 10-12 साल आपको पता है सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था। आज तो बंदे बड़े सियाने हो गए हैं वीडियोस के थ्रू, या वैसे दुनिया भी बहुत आ गई है ना अब। उस टाइम इतना नहीं था, या होगा तो पर मुझे नहीं था पता। तो उसने भी साल एक जनाब पैसे पास रख के, तो बाद में वीज़ा ही नहीं लगा उसका ना, मेरा मतलब वीज़ा ही नहीं लगा। तो पहले एक लारा लगाया हुआ था सऊदी अरब जाना, उसके बाद लोगों को जो पूछते थे मैं कहता था यार मैंने तो दुबई जाना है ना, वो दुबई वाला काम भी नहीं हुआ। फिर एक ना उधर कंसल्टेंट थे सियालकोट में, लारी अड्डा के पास उनका ऑफिस था। तो मेरे एक दोस्त के थ्रू मुझे पता चला जी ये यूके में स्टडी बेस पे भेजता है और अच्छा बंदा है, मुनासिब से पैसे लेता है, तकरीबन उस टाइम 5.5 लाख में वो भेज रहा था। मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी फाइल दी हुई थी उधर, तो मैं भी उसके साथ चला गया उसके ऑफिस में। तो उसको उसने तकरीबन 35,000 रुपये एडवांस लिया और प्रोसीजर उसने शुरू कर दिया। तो तकरीबन महीना महीना के एक गुजरा है ना, तो उसने फिर मुझे बुलाया। मुझे कहता यार जो यूके का वीज़ा है ना, अब आइल्स वालों को मिलेगा स्टडी वीज़ा, आइल्स विदाउट आइल्स नहीं मिल रहा अब वीज़ा ना। तो इंग्लिश तो मेरी वैसे ही बड़ी कमज़ोर थी, आपको भी पता ही होगा वीडियोज़ में। तो मैंने सोच रहा, मैंने कहा यार मैं क्या करूं यार, जिधर भी हाथ डालता हूँ वीज़ा ही नहीं लगता यार। किस्मत, बंदा सोचता है यार कि किस्मत ही ख़राब है। बंदा उस टाइम सोचता है, अब तो पता चला यार किस्मत बंदे के अपने हाथ में होती है। उस टाइम बंदा सोचता है इस तरह की चीज़ों में। तो मुझे उन्होंने बोला, जो कंसल्टेंट थे उन्होंने बोला कि आप ना इस तरह करें कि जो ना आइल्स कोर्स कर लें। तो मैंने भी उनके हामी भर ली, मैंने कहा चले मैं कर लूँगा। तो मैं गया, 2-3 दिन मैंने क्लास ज्वाइन की। वो मुझे, मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं होगा काम। मैं फिर गया सर के पास, मैंने कहा मेरे से तो आइल्स नहीं होगा। तो बड़े अच्छे बंदे थे वो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। नहीं तो पता है आपको एजेंट जो है वो पैसे वापस नहीं करते। उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं है, आप फलां दिन को आके आप अपनी फ़ीस वापस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो 35,000, वो वापस ले जाएँ। मुझे मेरे घर वाले बोले वो तुम्हें एजेंट पैसे तो कहाँ से, एजेंट तो वापस ही नहीं करते पैसे। तो मैंने कहा नहीं वो तो कर देगा। अच्छा, उन्हीं दिनों में ना मेरा तो 3 मुल्कों में रिजेक्ट हो गया काम। तो मेरे से मेरा एक छोटा भाई है, तो उसने बाहर बाहर से ना अंदर खाते ही को गेम चलाई हुई थी डंकी लगाने की, पाकिस्तान से यूनान ना। मुझे कहीं से पता चला कि या मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा भाई जो है डंकी लगा रहा है। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, तो मैंने कहा तुम डंकी लगा रहे हो? कहता हाँ, तुम्हारा तो काम होना नहीं है, तुम्हारा तो वीज़ा ही नहीं लगना। इसी तरह उसने मुझे बोला। तो मैं तो जाऊँ ना बाहर। मैंने कहा यार अब मैंने तो सारे इधर हर बंदे को बताया हुआ मैंने बाहर जाना है, तू चला गया तो मुझे बोलेंगे जाना तूने तो चला छोटा गया है। मैंने उसके तरले मिन्नत मसाजद की, मैंने कहा यार मुझे जाने दो प्लीज। खैर वो करते कराते मान गया ना। तो अब मसला ये था सबसे बड़ा कि घर वालों को किस तरह मनाएं। मैंने उससे पूछा तो वो कहता मैंने तो घर भी नहीं था बताना, मैंने ऐसे ही चले जाना था। तो मेरा तो इस तरह का कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा घर वालों को किस तरह मनाएं। उन दिनों में यूनान तुर्की से यूनान जो नहर है ना, उसमें बंदे बड़े डूबते थे, मरते भी थे बंदे। तो और वैसे भी हमारे घर वालों ने, मुझे पता था मुझे इजाज़त मिलनी मतलब आसानी से नहीं मिलनी। तो जनाब पहले तो हमने एजेंट का बंदोबस्त किया ना कि जो लेके जा रहा है उससे तो पहले बात कर लेना, फिर घर वालों से भी बात करेंगे, पूरा खर्चा पता करेंगे कितना का होता है, क्या सिस्टम है ना, सारा पता शता किया। और फिर घर बात की, कोई भी ना माने ना मेरी सिस्टर माने, ना अब्बू माने, ना मतलब मेरी अम्मी बिल्कुल ही नहीं थी मानती कि नहीं हम थोड़ी खा लेंगे, जैसे हैं हम ऐसे रह लेंगे, बाहर इस तरह नहीं जाना तुमने, मर जाओगे कहाँ से ढूंढेंगे। बात भी सही थी, पर उस टाइम यकीन माने दोस्तों, दिमाग में एक ही था कि यार ये जो अब हर बंदा पूछता है ना तुमने बाहर कब जाना है, तुमने बाहर कब जाना है, ये जो है ना खत्म करना है। मैं सच्ची आपको बातें बता रहा हूँ। अच्छा, करते कराते जनाब मैंने घर वालों को मना लिया, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया। शायद मेरे रिश्तेदार अब वीडियो देखें, मैंने कब किसी एक रिश्तेदार को भी नहीं बताया, क्योंकि
सब ने कहना था कि पागल हैं आप, क्यों भेज रहे हैं इस तरह डंकी लगवा रहे हैं बंदे की। किसी ने नहीं था मानना। तो कि ना मैंने अपने किसी दोस्त को बताया जो मुझसे पूछते रहते थे, किसी को नहीं बताया। हमारे घर के अलावा किसी हम उस टाइम घर में 7 बंदे थे, 7 बंदों के अलावा किसी को पता नहीं था। तो डंकी लगाई जनाब एजेंट से, मतलब सारा सिस्टम करके। और वो जो 35,000 थे, मेरे घर वाले बोले अगर वो 35,000 मिल गए तो फिर लगा लेना। वो बंदा बहुत अच्छा था, यकीन माने, कंसल्टेंट। उसने, मैं गया हूँ, उसकी जो सेक्रेटरी थी उसने मुझे 35,000 वापस कर दिए। तो मुझे इतना पता था अगर आइल्स ना होता तो शायद मेरा यूके का वीजा लग जाता। और वो बंदा अच्छा था, उसने लगवा भी देना था, पर अपने हाथ में नहीं था। तो जनाब डंकी लगाई। डंकी जैसे लगती है, पहले कराची गए, फिर कराची से ग्वादर, ग्वादर से फिर अपना पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर पार किया, होते मतलब तुर्की पहुंचे। और तुर्की में मैं पकड़ा गया। उन्होंने मतलब बोला कि आपको डिपोर्ट करेंगे। तो डिपोर्ट सेंटर में मैंने घर फोन किया, तो आगे से मेरी अम्मी ने ना फोन, भाई ने अम्मी को फोन दिया, तो अम्मी आगे से रोना शुरू हो गई। तो अम्मी ने बोला कि तुम्हें तो पहले ही बोला था, तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं है बाहर, तुम क्यों जाते हो, वापस आ जाओ। आप वो रिपोर्ट सेंटर वालों ने बोला कि टिकटें करवाओ और वापस जाओ। मैं भी रोना शुरू हो गया। मैंने कहा यार वाकई मेरी किस्मत में नहीं है, यकीन माने दोस्तों। और कुछ फिर ऐसा हुआ कि हमें उन्होंने छोड़ दिया, कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ। दोस्तों मेरी डंकी की स्टोरी है इतनी जबरदस्त और इतनी मतलब वो खतरनाक है कि यकीन माने, जब मैं बैठा सोचता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि यार मैं ये काम किस तरह कर गया हूँ। मैं अपनी डंकी की स्टोरी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद या इस मतलब 1 हफ्ते 1.5 के अंदर अंदर मैं अपनी डंकी की स्टोरी जो है वो अपलोड कर दूंगा। उसमें थोड़ा सा आपने ये करना है कि इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक इधर उधर शेयर करें और हर बंदा लाइक करें। 1,000 का मैं टारगेट रखता हूं इस वीडियो को। जिस दिन 1,000 लाइक मिल गया ना, तो मैं अपनी डंकी की स्टोरी शुरू से लेके, जितनी बातें मुझे मैंने बताई हैं आपको, शुरू से लेके एंड तक मैं यकीन माने आपको बताऊं अपनी स्टोरी ना। मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड की हैं, 2 स्टोरीज अपलोड की हैं मुख्तलिफ पार्ट में। ये तो मतलब वो भी ठीक थी, पर मेरी स्टोरी सबसे एक अलग है। मतलब बड़ी स्ट्रगल है, यकीन माने दोस्तों कि मैं किस तरह आपको मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप अगर जो दर्द दिल रखने वाले होंगे ना, यकीन माने वो मुझे नहीं लगता रोए बगैर रह सकेंगे। बड़ी एक खतरनाक और बड़ी स्ट्रगल, बड़ा मतलब बाज औकात मैं ऐसे भी मेरे साथ हुआ था कि मैं मतलब मरने ही वाला था। मैंने कहा मतलब एक रास्ता था पीछे जाने का और एक आगे मौत थी या आगे पहुंचना था। मैंने कहा या मौत है या आगे पहुंचना है। इस तरह की सिचुएशन आई थी, वो मैं डंकी में सुनाऊंगा आपको। अच्छा दोस्तों, मैं करते कराते जो तुर्की पहुंचा, पकड़ा गया, फिर मैं छूट गया उधर से फिर डंकी लगाई, यूनान पहुंचा। मेरा टारगेट पहला यूनान ही था दोस्तों, जब मैं पाकिस्तान से निकला था। अच्छा यूनान में जब आया तो उधर ना काम के हालात ही नहीं थे ठीक, काम ही नहीं है उधर। अपने खाने के पैसे भी नहीं है जी जनाब, खाने के लाले नहीं होते वो पड़ गए हमें, मुझे मतलब पैसा ही नहीं है कोल। घर वाले बोले कि तू तो कहता था उधर जाऊंगा, पैसे बड़े हैं। पता है हम अपने आसपास देखते थे कि वाकई यूनान मेरे जाने से पहले या 2-3 साल पहले वाकई यूनान में बहुत पैसा था। जो पुराने बंदे उनको पता होगा। तो 2006 में 6 या 4 में उधर ओलंपिक हुआ था मेरे ख्याल में, 4 में। उसके बाद 3-4 साल 10 मतलब 10-11 तक बड़ा काम था उधर, 10-11 तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम उधर कम होना शुरू हो गया। तो हमने बातें पुरानी सुनी हुई थी यूनान की, बड़े पैसे हैं, जब गए हैं तो उधर सिस्टम ही नहीं है ना। तो जनाब मैं यकीन माने दोस्तों, उधर जाके जो मजदूरी वाले अड्डे नहीं होते रोड के ऊपर, जो मजदूर पाकिस्तान में भी खड़े होते हैं लाइनों में इस तरह, और कोई एक बंदा लेने आए जिसने घर में अपने यहाँ कोई काम करवाना है, तो ऐसे जपने नहीं जाते सारे बंदे उसको मजदूर। मैं उस तरह के अड्डे में रहा हूँ। मैं सियालकोट में था तो उधर हमारे पुल में इस तरह मजदूर इकट्ठे होते हैं। तो मैं जब उधर से गुजरता था सुबह सुबह, तो मैं मजदूरों को देखता था तो मुझे बड़ा ना तरस आता था। मैंने कहा यार देख लो मजबूरी इंसान को क्या करवाती है, पेट जो है वो क्या क्या करवाता है। तो मैं जब यूनान गया तो काम शाम है नहीं था, दिहाड़ी लगती नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि इधर एक अड्डा है, उधर जाया करो। 3-4 लड़के थे हम घर में,
तो हम 2-3 चले जाते थे रोज ना, तो और भी काफी पाकिस्तानी बंदे आते थे उधर। अब उधर उस अड्डे में एक पाकिस्तानी बैठा हुआ मेरे शहर में इधर रहता है, तो लुकमान उसका नाम है, लुकमान गुजर। हम इकट्ठे अड्डे में बैठते थे, तो वो इस इधर मेरी उसके साथ मुलाकात भी हुई। दुनिया बहुत छोटी है, मतलब बंदा कहीं का मिला हुआ फिर मिल जाता है। तो जनाब मैं अड्डे में जाके बैठता था, कभी दिहाड़ी, मतलब अगर 10 दिन गए हैं ना तो 1-2 दिन दिहाड़ी लगती थी, बाकी फिर नहीं थी लगती। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे उधर एक अच्छा स्वाब लग गया। मुझे एक ग्रीकी जो मिल गया, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था। टेनिस के जो ग्राउंड नहीं होते जिसको टेनिस कोर्ट बोलते हैं, वो रिपेयर करता था। वो टूट जाते थे उनको रिपेयर करता था। वो एक दफा उधर अड्डे में आया और मुझे बिल्कुल जुबान भी नहीं थी आती। वो जो भी बोलता रहा मैं बस उसको यस यस करता रहा। अब ग्रीकी में मुझे बोल गया कि यस बोलते हैं, तो मुझे वो ले गया। तो वो मेरे साथ, मेरी उसके साथ दिहाड़ियां लग जाती थी। मैंने तकरीबन 6 से 7 माह में उधर रहा, और मेरी तकरीबन 10-12 दिन, या कभी ऊपर नीचे हो जाता था काम, मतलब जब उसको जरूरत होती थी वो ले जाता था मुझे। पर मैं अड्डे में जाके फिर भी बैठता था, और मैं याद करता था यार, देख लो उस टाइम मैं देखता था लोगों को, और आज मैं अड्डे में बैठा हुआ हूँ। और जैसे ही कोई बंदा आता था ना जिसको जरूरत होती, तो हम ऐसे मतलब उसको घेर लेते थे। पाकिस्तानी उधर होते थे, फिर उधर अल्बानिया के बड़े होते थे, उसके बाद इंडियन मैंने तो नहीं देखा, इंडियन है भी कम थे लोग उधर, और मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग उधर होते थे। तो प्रदेश में दोस्तों सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा मुख्तसर ये कि फिर मुझे ना मेरे घर वाले बोल रहे हैं तू फिर वापस आ जा, अगर तूने पैसे पाकिस्तान से मंगवाने हैं और खाने हैं तो फिर ऐसा कर वापस ही आ जा। मुझे यकीन माने मेरे घर वाले बोले तू वापस आ जा। मैंने कहा यार मैंने बड़े सपने सोचे हुए थे, क्या करूं अब। फिर ये एक बंदा मिला, कहता जी जर्मनी चलते हैं। मैंने कहा चलो जी। मैंने ऐसा ही मतलब प्रोग्राम बनाया, और डंकी लगाते लगाते खुद ही डंकी लगाई। यकीन मानो ये मैं अपनी स्टोरी में सुनाऊंगा आपको क्या सिस्टम है। बड़ी मुश्किल मैंने तीसरी चौथी डंकी में मैं पहुंचा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से मैं ऑस्ट्रिया में तकरीबन मैं 2 महीने, पौने 2 महीने रहा हूँ कैंप में। उसके बाद फिर मैं जर्मनी पहुंचा। हालांकि मुझे उस टाइम इटली आना चाहिए था, ये मेरे से बड़ी गलती हुई। बड़ी दुनिया उस टाइम इटली आती भी थी, पर हमें उस तरह कोई गाइड करने वाला नहीं था, जिस वजह से मैंने चैनल बनाया कि मेरे 4-4.25 साल ज़ाया हुए हैं जर्मनी में ना। अगर उस टाइम में इटली आ जाता तो मेरे बड़ी जल्दी पेपर बन जाने थे, और बड़ा मतलब आज से 4 साल बाद जो मैंने बनना है वो मैं बन चुका होना था। मैं जर्मनी चला गया। उस टाइम असल में मैं ना होशियार बहुत बनता था। मैंने कहा यार उधर जाके शादी कर लेंगे। आज आपको सच्ची बातें अपने दिल की बताता हूँ। मैंने कहा शादी कर लेंगे उधर, मतलब किसी गोरी से पेपर बन जाएंगे, टेंशन ही नहीं है, ये कर देंगे वो कर देंगे ना। जब उधर गए तो मुझे तकरीबन 1 साल बाद ना समझ आ गई थी। मैंने कहा यार इधर पेपर बनने मुश्किल है और शादी भी बड़ी मुश्किल है, और शादी के जो साइड इफेक्ट है वो भी समझ आने शुरू हो गए थे कि गोरियों के साथ शादी करके फिर मतलब निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है कि फिर तकरीबन 2 साल इसी तरह गुजर गए। और जो दोस्त जर्मनी में रह के आए उनको पता है जर्मनी का जो नशा है ना, जो जर्मनी में लाइफ स्टाइल है वो इटली से बहुत मुख्तलिफ है। मैं अपने अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ कि जितना पाकिस्तान और इटली में फर्क है ना, इतना ही इटली और जर्मनी में फर्क है। बहुत फर्क है दोनों की लाइफ में। इटली को छोड़ने को दिल ही नहीं करता। तो फिर जनाब तकरीबन 4.25 साल मैंने उधर गुजारे। मेरे तकरीबन 3 साल बाद, 3.25 साल बाद मेरा उधर डाटा निकल आया, और वो मुझे डिपोर्ट करने लगे थे। और डिपोर्ट जो है वो उधर से भी मैं फिर भाग के आया। ये भी मैं अपनी डंकी की स्टोरी में सुनाऊंगा। ये भी एक बड़ी थ्रिल फिल्म वाली स्टोरी है जनाब, जो थ्रिल नहीं होता, मतलब बड़ा एक ना जो बंदों को मैं उस टाइम बताया जिनको वो यकीन नहीं थे करते, कहते नहीं तुम झूठ बोलना, मैं जर्मनी को नहीं नसिया जाता, जर्मनी पुलिस बहुत होशियार। तो मैं उधर से भी फिर भाग के इटली आया। उस दौरान फिर मैं फ्रांस में गया, फ्रांस से फिर मैं जर्मनी आया, और जनाब जर्मनी से फिर मैं इटली आया। और जब मैं नया नया इटली आया तो जर्मनी से जो बंदा आता है या किसी भी और अच्छी कंट्री से आता है ना, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, जो अच्छी कंट्रीज हैं इटली की निस्बत, उनका दिल नहीं लगता इटली। मेरा भी दिल नहीं था लगता। फिर मैंने कहा मैं तो वापस जर्मनी जा भी नहीं सकता, और पेपर भी नहीं बनने उधर। तो फिर मैंने दिल को ठहराया इधर, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं काम शाम करता रहा। तो बड़ी मुश्किल से मेरे इटली में भी पेपर बने हैं ना, बड़ी मुश्किल से।
अल्लाह को बस जो मंजूर होता है, बंदा तो अपनी कोशिश करता है, जो उसको अच्छा उस टाइम लग रहा होता है वो करता है। और मुझे भी जो अच्छा लगता था, जो उम्र के हिसाब, पता है एक उम्र होती है बंदे की ना, तो उस टाइम बंदा अपना सब अच्छे की तरफ उसका ध्यान होता है कि ये चीजें, नेगेटिव बंदा कम सोचता है कि यार अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसे होगा। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो बंदा पाकिस्तान में मुझे मैसेज करके पूछता है यार इटली में अजील कहाँ करानी चाहिए। मैं ऑस्ट्रिया जर्मनी में आ चुका था, मुझे इस चीजों का पता ही नहीं था, यकीन माने। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ और मैं हैरान होता हूँ कि यार हमारे अब लोग कितने सियाने हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। उनको पता चल गया कि यार जर्मनी जो है वो या फ्रांस जो है वो पेपर नहीं देता। जब तक पेपर नहीं है आपकी जिंदगी नहीं है, सेट ही नहीं है यूरोप में आप। तो वो बहुत सारे लोग अब जो है इटली आते हैं या स्पेन पुर्तगाल जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। इन्हीं कंट्रीज में आसानी से पेपर बनते हैं, बट बंदे की लक होती है, बनने वालों का जर्मनी में भी बनते हैं, मतलब कोई जुगाड़ चल जाए। पर इटली में तो बन ही जाते हैं ना पेपर। तो जनाब मैं अपनी डंकी की स्टोरी जो है वो आपको अगर आप 1000 लाइक इस पे जिस दिन कंप्लीट हो गए उससे अगले दिन मैं अपनी डंकी की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मैं जर्मनी से किस तरह पुलिस से भाग के मैं आज से तकरीबन 6-7 साल पहले पाकिस्तान में बैठा होना था, मुझे जर्मनी डिपोर्ट कर रहा था, लेके जा रहा था, मैं उधर से भाग के आया हूँ। तो अभी भी मैं अपने दोस्तों को जब मैं नया नया इधर आया था मैं स्टोरी सुनाता हूँ ना, वो ऐसे सुनते हैं स्टोरी, हिलते भी नहीं है। तो मुझे देखते हैं कहते हैं यार गुल्लू बड़ा रिक्स ले आई तू। तो बंदा जब जान पे बनती है बंदा वाकई रिक्स ले लेता है। और अब मैं डंकी की जब अब मैं सोचता हूँ ना कि यार मैं किन किन राहों में किस तरह हो के किधर किधर से मैं आया हूँ, यकीन माने लेटा हुआ ख्याल आए ना, मुझे अपना जो कहते हैं ना पास्ट, वो मैं नहीं भूलता और भूलता ही नहीं है मुझसे ना। एक तो होता है बंदा भूलना चाहे, मैं भूलना भी नहीं चाहता और मुझे भूलता भी नहीं है, यकीन माने। मैं अभी भी सोचा हुआ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, यकीन माने अल्लाह का दिया बहुत, अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ है, फैमिली इधर है, घर है, सारा कुछ है। और मैं खुद डंकी लगा के आया हूँ। वो बंदे ये भी पूछते हैं यार डंकी लगाने वाले को पेपर मिलते हैं, पासपोर्ट मिलता है, सारा कुछ मिल जाता है। अब मैं सोचता हूँ ना यार, तो मैं कहता हूँ यार उस टाइम बंदा बहुत दलेर होता है, जब बंदा अकेला होता है ना दोस्तों, मतलब अकेली जान होती है जब बंदा, तो बंदा बहुत दलेर होता है। वो कहता है कर गुजरेंगे, या आर या पार वाला सिस्टम है। तो बंदा उस टाइम और ही, मतलब बंदे के अंदर रूह ही और होती है, बंदा एक शेर बना होता है। अब कोई बंदा मुझे बोले कि यार वापस पाकिस्तान और डंकी लगाओ, तो मैं यकीन माने अभी मैं सोचूं ना तो मैं बिल्कुल ना लगाऊं, लगा ही नहीं सकता। कल को पाकिस्तान के पता हालात भी बहुत खराब हैं। जो बंदे डंकी लगाते हैं इस तरह आते हैं, मैं उनकी मजबूरियां समझता हूँ। जब वीजा नहीं लगते और काम नहीं है, आज से 10-12 साल पहले हालात फिर भी पाकिस्तान के ठीक थे काम के, अब तो बिल्कुल ही काम नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। तो मैं सारा कुछ समझता हूँ। पर मैं खुद डंकी लगा के आया हूँ। पर मैं आप दोस्तों को ये बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि डंकी लगा के आए, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, बहुत खतरनाक है। तो आपको ये मेरी स्टोरी किस तरह लगी है, किस तरह की लगी है, कमेंट्स करके आपने जरूर बताना है। मैं ये कोई वीडियो बिल्कुल प्लान नहीं थी की हुई कि मैं ये बात इस तरह करूंगा, ये इस तरह, ये मेरे साथ खुद आप बीती है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो 1000 का टारगेट है लाइक का, आपने लाइक करना है। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ये लाइक कंप्लीट होंगे तो मैं अपनी डंकी की स्टोरी पाकिस्तान से लेके यूनान से ऑस्ट्रिया, और मैं आपको दोस्तों बता दूं मैं पाकिस्तान से यूनान भी बड़े थोड़े पैसों में आ गया था, और यूनान से ऑस्ट्रिया में फ्री में आ गया था। वो किस तरह में आ गया था, क्या सिस्टम हुआ था, अल्लाह जब साथ देता है ना तो मतलब बड़ा कुछ हो जाता है। ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैं ऑस्ट्रिया से जर्मनी, जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से फिर जर्मनी, और जर्मनी से भागता भगाता फिर मैं इधर आया इटली। तो ये मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, मैं बड़ी देर का सोच रहा था यार मैं आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो बनाऊं, शेयर करूं, क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट्स करते हैं यार हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, हमारी किस्मत ही ख़राब है। तो देखें किस्मत अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह बंदे अपनी की किस्मत ख़राब बना सकता है यार। अल्लाह से बेहतर मुझे यकीन है कोई बंदा अपने बंदे के लिए नहीं सोच सकता। अल्लाह ने प्लानिंग की हुई है यार, ये हमारा टाइम है एक ना, कि ये चीज़ इसको